नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आप सबके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर सियासत, आखिर इसके पीछे का असल एजेंडा क्या है, इस पर बात करेंगे। वहीं दिल्ली में रिजल्ट से पहले खरीद फरोख्त की सियासत, हिट एंड रन की सियासत दिल्ली में साफ तौर पर दिखाई दे रही है और उसको लेकर के उबाल भी है। डंकी रूट पर हंगामा हुआ है, कबूतरबाजों की खैर नहीं, ये कहना है सरकार का। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 32 लाख नए मतदाता जोड़ने पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चुनाव आयोग पहले ही दे चुका है जवाब। बिहार एनडीए के सांसदों ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, बजट में राज्य के विकास को प्रमुखता देने पर जताया आभार। दिल्ली में चुनावों से पहले फिर सामने आई हिट एंड रन की सियासत। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जीतने वाले आप विधायकों को 15-15 करोड़ में तोड़ने का लगाया आरोप। एलजी ने बीजेपी की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच करने का दिया आदेश। आम आदमी पार्टी से मांगे जा रहे हैं सबूत, संजय सिंह से पूछताछ जारी। लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की जीत को माना है पक्का। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नवी मुंबई में छापेमारी कर 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। मामले में 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। और रिजर्व बैंक ने 5 साल में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की। आरबीआई गवर्नर ने कहा, अगले वित्त वर्ष में विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद। और महाराष्ट्र में किससे कौन क्या छिपा रहा है, इसको लेकर के सियासत जारी है। और इस बीच में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इसको और एक तरह से इसको तेज किया है। और इसमें यह भी समझने की जरूरत है कि इसमें कुछ लोग पाला बदलने की भी तैयारी में हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप तेज हुए हैं। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र में सरकार बने 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी को यह जनादेश पसंद नहीं आया है। राहुल गांधी का दावा है कि उनकी टीम वोटर लिस्ट में अनियमितता पर काम कर रही है। इसमें काफी कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव आयोग ने विपक्ष की तमाम आशंकाओं पर कई बार जवाब दिया है। राहुल गांधी दिल्ली चुनाव नतीजे से पहले पार्टी के लिए कवर फायर कर रहे हैं। इस बीच दावा है कि शिवसेना उद्धव गुट के कई विधायक और सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने दावा किया है कि जल्द ही काफी तादाद में उद्धव गुट के लोग शिंदे के साथ होंगे। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर तेज हलचल होने की उम्मीद है। उद्धव गुट के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। 2024 के चुनाव में उद्धव सेना ने 9 सीटें जीती थी, जबकि शिंदे गुट के 7 एमपी चुनाव जीते थे। चुनाव आयोग से मिली तमाम जानकारी वेब पोर्टल पर मौजूद है। आघाड़ी के कई आशंकाओं का जवाब भी सार्वजनिक है, लेकिन जो नेता हार की समीक्षा करने के बजाय चुनाव आयोग के सिर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं, उनमें शायद अपने आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने का साहस नहीं है। और शायद वो जनता के सामने ये कहना नहीं चाहते कि जनता ने ही उनको रिजेक्ट कर दिया है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट की मांग की है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए आपको सुनाते हैं। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ।
आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अपनी हार को छिपाने के लिए राहुल गांधी नया नैरेटिव लेकर आए हैं। वोटर्स कहाँ से आए, वोटर कहाँ आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करें। और शिवसेना गुट के जो उद्धव गुट के नेता है, दरअसल अरविंद सावंत का कहना है कि सरकार पर पिछले 3 महीनों से आरोप लग रहे हैं। एक दूसरे पर आलोचना हो रही है, आरोप लगा रहे हैं। मंत्री घोटाले में पकड़ गए हैं, मंत्री अत्याचार में उनके नाम आ रहे हैं, भ्रष्टाचार में नाम आ रहे हैं। 2-3 महीने नहीं हुई सरकार, उस सरकार के सभी इल्जाम उस पर लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो चलो भाई एक छोड़ दो, एक पुड़ी छोड़ दी उन्होंने और बोल दिया शिवसेना के सांसद जा रहे। अभी आपके सामने है ना, ये आईना सामने खड़ा रहा आपके, अभी तो देखो अपने चेहरे आईने में तो देखो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं शिशिर सेलार, और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे ऑन ग्राउंड सिचुएशन किस तरह से, जो राहुल गांधी का ये जो बयान आया है, जो एक तरह से कहा जाए कि जो महाविकास अघाड़ी के नेताओं का जो बयान आया है, उसका रिएक्शन किस तरह से है मुंबई के और महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में? और दूसरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ वो भी है, मैं चाहूंगा कि उसका भी जवाब आप दें कि ये जो ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी पाला बदल सकते हैं और उसके बाद ये सारी सियासत उपजी है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो हम कहेंगे जिस प्रकार से शिवसेना के खेमे की बात आ रही है सामने, ऑपरेशन टाइगर अगर देखा जाए तो इसकी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है। ऑपरेशन टाइगर क्या है? तो ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है कि राजनीतिक जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर के जरिए जो है शिवसेना के कुछ जो सांसद है वो जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, मतलब जो शिवसेना पार्टी है उसके साथ आना चाहते हैं। और इसीलिए इस बारे में हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के जो नेता है, फिर चाहे वो राज्य के अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री मिनिस्टर हम बात करें उदय सामंत की, उन्होंने भी बयान दिया था पिछले कुछ दिनों पहले, उन्होंने बयान दिया था कि कुछ लोग जो है वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर जो है एकनाथ शिंदे का दामन पकड़ने वाले हो। तो ऐसे में ये चीजें बार बार हो रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ जो पार्टी कार्यकर्ता है ठाकरे गुट के कोंकण में, वहां पर जो है उन्होंने एकनाथ शिंदे पार्टी में प्रवेश किया था। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो पार्टी लेवल के कैडर है उनसे शुरुआत हो चुकी है। तो अब ये कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि ऑपरेशन टाइगर इस वक्त जारी है। हालांकि इसी बात का जवाब देते हुए अरविंद सावंत ने आज एक बात स्पष्ट की, टाइगर अभी जिंदा है और कोई भी जो है उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जा रहे। और इसीलिए आज सुबह से, हालांकि ये चर्चा जब से तेज हुई तब से हमने देखा कि महज कुछ ही घंटों में जो उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद जो दिल्ली में इस वक्त हालांकि पार्लियामेंट चल रही है, तो उन्होंने एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नासिक से हमने देखा राजाभाऊ वाजे है, देशमुख है, ओमराज नायक निंबाळकर है, ये जो सांसद है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे और ये उन्होंने कहा कि इस वक्त वो उद्धव ठाकरे के साथ है। लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में ये चर्चा काफी गर्म है कि आखिर ऑपरेशन टाइगर के तहत कौन कौन जो है उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि कयास है, कोई पुख्ता जानकारी इस पे अब तक नहीं है। जहां तक बात करें आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस की तरफ से और साथ ही साथ शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, इनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जीत प्रचंड महाराष्ट्र में मिली है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो दोष दे रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपना काम सही नहीं किया, ये उनके आरोप है। और इसी सिलसिले में उन्होंने देखा कि कई सारे सवाल उन्होंने पूछे, लेकिन अगर देखा जाए इस पर बीजेपी द्वारा भी और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार द्वारा भी
कई बार इसके बारे में जवाब जो है दिया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो इलेक्टोरल रोल है वो चाहे तो कांग्रेस पार्टी खंगाल सकती है। जहां तक बात करें ईवीएम की, तो ईवीएम के बारे में भी जो है ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार जो है इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया था कि जिसे भी अगर ईवीएम पे कोई भी अगर संदेह हो तो उनके साथ हालांकि ईवीएम देख सकता है, उसकी जांच भी कर सकता है। उसके बावजूद भी आरोप लगातार हो रहे हैं। आज भी हमने देखा कि वही आरोप फिर से एक बार राहुल गांधी द्वारा दोहराए गए हैं और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा दिया कि बार बार वही चीज जो है अगर रिपीट करेंगे तो इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हार के पीछे क्या कारण है, उस कारण की कारण मीमांसा करना काफी जरूरी है, उन्होंने इस बारे में कहा है। जी ठीक है। विनोद जी, ये जो कल दिल्ली में काउंटिंग होनी है और उससे पहले राहुल गांधी आज महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं और ऐसे समय में महाराष्ट्र की चर्चा करते वक्त कह रहे हैं कि हमें वोटर लिस्ट चाहिए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप, चुनाव आयोग को घेरे में लाना, ये किस तरह की राजनीति है? इम्पोर्टेंट यही है कि जो आपने टाइमिंग बताया है जी। तो ये सवाल देवेंद्र फडणवीस जो आज पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी कल के नतीजे से पहले अपने लिए कवर फायर कर रहे हैं, तो कवर फायर करने का एक ये पुराना स्टाइल है कि आप अपनी चीज़ों को समीक्षा, अपनी पार्टियों के समीक्षा करने के बजाय आप सीधे सीधे इलेक्शन पे, कमीशन पे फर्जी फाड़ दो। अब ये महाराष्ट्र की जो बात अभी शिशिर कह रहे थे कि अब ये देखिए कि महाराष्ट्र में अलग अलग किस तरह की बात है। राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन और इलेक्टोरल रोल की चर्चा कर रहे हैं और उस पर ये आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी। शरद पवार का कहना कुछ और है। शरद पवार कहते हैं कि अपने अपने पार्टी को भी संभालो भाई। अब सवाल ये है कि आप अलग अपने महाविकास आघाड़ी में पहले एक राय तो बनाइए कि गड़बड़ी कहाँ थी, और उसके बजाय अगर आप सीधे सीधे हर समय इलेक्शन कमीशन के सामने में आ जाते हैं, एक सवाल खड़ा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आत्मचिंतन कांग्रेस नहीं कर पा रही है कि आपका जो एक फार्मूला पॉलिटिक्स था, संविधान बचाओ, आरक्षण खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, वो उसकी एक उम्र थी और हरियाणा में इसकी उम्र खत्म हो गई। आप उसी को लेके फिर महाराष्ट्र में गए तो क्या आपको जिंदा कर सकते थे उसको? आपके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है इलेक्शन के लिए, आपके पास कोई जनता के सामने में कोई एक रोड मैप नहीं है, और आप रोज एक संविधान लाल पॉकेट किताब एक पॉकेट में ले लो और लोगों को कहो कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और आप इन चीजों को लेके आप कहोगे कि जनता आपके साथ में सीधे उठ के चली आएगी। तब आप इस आत्मचिंतन करने के बजाय आप इलेक्शन कमीशन से पूछने लगते हैं। तो एक बार उसके पोर्टल पे जाके देख लीजिए, जिस आप बूथ की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कई बार, चीफ इलेक्शन में राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि भाई आप देखिए उसमें कितना इलेक्टोरल बूथ में पोल इसमें वहां पे रोल में रखा गया है नाम। तो आप जो इस तरह के मनगढ़ंत और सोशल मीडिया की खबरें उठा के और सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पे आरोप चस्पा करते हैं, वो जमाना गया। आपको कम से कम एक ठोस एक सबूत के तौर पे आना पड़ेगा, और आपको आपके सामने में कोर्ट है। आप जितने आरोप लगा रहे हैं, अच्छा, चुनाव उसके बजाय आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं कि यार इसमें ये गड़बड़ी है। जी विनोद जी, ये लगातार आपने देखा है कि जिस तरह से कह रहे हैं कि 5 महीने में 32 लाख वोटर्स बढ़ गए, 5 साल में 39 लाख वोटर्स बढ़े थे। इसका भी जवाब कई बार चुनाव आयोग दे चुका है, लेकिन चुनाव आयोग के पास जाने के बजाय, जैसे आपने कहा कि कोर्ट में जा सकते हैं, दिल्ली के इलेक्शन से ठीक पहले ये देना किस तरह से आप देखते हैं कि ये दरअसल चुनाव आयोग से जवाब नहीं मांग रहे हैं, बल्कि जो अपनी जवाबदेही है उससे भाग रहे हैं? डेफिनेटली मैं यही चीज आपको शिशिर बेहतर बताएंगे कि संगठन के रूप में आप अगर देखिए कि सबसे पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले ने वो एक तरह से रिजनेशन का ऑफर दिया था उसी दिन, जिस दिन इनकी एक जबरदस्त पूरे महाविकास की हार हुई थी। लेकिन महाविकास आघाड़ी को लगा कि ये नाना पटोले के आगे बढ़ने के बाद ये रिजनेशन तो उद्धव ठाकरे के लिए भी आएगा, ये रिजनेशन शरद पवार गुट के लिए भी आएगा, तो ये कहा गया कि नहीं, ये मीडिया ने इस बात को गलत खबर दी है। अब आप एक पार्टी अध्यक्ष के रिजनेशन देने पे इतने बेचैन हैं, तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जी, आप सिर्फ जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और इसलिए ये कवर फायर दे रहे हैं, जो कि कल दिल्ली का नतीजा आने वाला है, और नतीजा क्या होगा वो एग्जिट पोल के आंकड़े तो सबके सामने में है। ठीक है शिशिर, ये जो वहां पर एक बदलाव की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अब जो ऑपरेशन टाइगर आपने जिसका जिक्र किया है, क्या शिवसेना उद्धव की तरफ से भी इसमें कुछ रिएक्शंस मिले हैं?
बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से लगातार उनके जो नेता है इस बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, फिर चाहे वो संजय राउत की हम बात करें या फिर आज जिस प्रकार से सांसद अरविंद सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है और इस वक्त जो है उद्धव ठाकरे पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। हालांकि एक बात इसमें बताना जरूर चाहूंगा कि जब से नतीजे ये सामने आए उसके बाद जिस प्रकार से समीक्षा बैठक जो हर पार्टी लेती है, तो उद्धव ठाकरे पार्टी ने भी अपनी एक समीक्षा बैठक ली थी, तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं कुछ सांसद कह रहे थे कि इस बार एकला चलो रे। इसका मतलब ये था कि आने वाली जो हम कह सकें कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस है, जिला पंचायत के इलेक्शन है, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें शिवसेना जो है वो अगर अकेली लड़ती है तो शायद ज्यादा फायदा हो सकता है। यह आवाज शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के अंदर से ही जो है कुछ नेताओं ने उठाया था और उसके बारे में जिक्र भी उद्धव ठाकरे ने किया था। और मंच पर भी आज भी अगर पिछली सभा उठा के अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने मंच पे कहा था कि इस बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की सोच है। तो ऐसे में इस बार अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि पिछले विधानसभा इलेक्शन से लेके अब तक जो है कुनबा एक साथ नहीं रहा है, खासतौर पर विपक्ष का, जिसमें शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो या फिर हम बात करें कांग्रेस हो। ऐसे में कई सारे अलग अलग आवाज इनमें जरूर उठी है, लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव होंगे खासतौर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूरे महाराष्ट्र में, जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये सेकंड विधानसभा इलेक्शन के रूप में उनको देखा जा रहा है, तो ऐसे में अब विपक्ष को भी एक साथ होना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के पास आखिर वो कौन से मुद्दे होंगे ये भी देखना होगा, और दूसरी बात, क्या विपक्ष एक साथ आकर खड़ा होता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी जी जी, निश्चित तौर पर ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य में मिल पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शिशिर और विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया। हम आपको अगली खबरों पर, अगली जो स्टोरीज है उसमें आपको दोबारा जोड़ेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि दिल्ली में रिजल्ट से पहले खरीद फरोख्त की सियासत, आखिर क्या आरोप लगाए गए हैं और उस पर क्या कार्रवाई चल रही है और इसके पीछे मायने क्या हैं इसके। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है फिर एक बार देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत के 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। जब से चुनाव घोषित हुए हैं, या ये कहा जाए उससे 2-4 महीने पहले ही दिल्ली में, तब से इस बार कुछ अलग किस्म की, कुछ रंगारंग सियासत अगर कहा जाए। कोई भी दिन शायद ऐसा नहीं बीतता है जब यहां पर आरोप प्रत्यारोप ना लगे हों। और अब तो कल काउंटिंग होनी है और काउंटिंग से पहले फिर से एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में रिजल्ट से पहले खरीद फरोख्त की सियासत शुरू हुई है। अभी परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की बोली लगाए जाने का जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश की है। यमुना में जहर के बाद केजरीवाल का ये ताज़ा आरोप मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है कि आपके विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है, उन्हें 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप नेताओं के आरोप की जांच के आदेश दे दिए हैं। आदेश के बाद आप नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत से पूछताछ होनी है। दरअसल एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई है। संजय सिंह से पूछताछ जारी है। एलजी ने कहा है कि इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से गहन जांच होनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी ने उपराज्यपाल से इसकी जांच करने का निवेदन किया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद इस सनसनीखेज आरोप को मीडिया के सामने लेकर आए हैं। उनका आरोप था कि बीजेपी उनके विधायकों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि इस बार हम इन्हें आरोप लगाकर भागने नहीं देंगे, जिसको हिट एंड रन की पॉलिटिक्स का नाम दिया गया है दिल्ली की सियासत में। आरोप लगाकर भागने की इनकी पुरानी आदत रही है। केजरीवाल कई बार माफी भी मांग चुके हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोलिंग के बाद एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सबको चौंकाया है। बीजेपी इसे आपदा की विदाई मान रही है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की बढ़त दिखाई गई है और 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी बताई गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगभग सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को स्पष्ट जनादेश का संकेत मिल रहा है, फिर उन्हें आपकी जरूरत क्यों पड़ेगी? महाराष्ट्र चुनाव के बाद आरोपों की झड़ी लगाकर अघाड़ी के नेता जनादेश को ठुकराते हुए दिखे थे। ठीक वही काम केजरीवाल भी कर रहे हैं ताकि उन पर कोई सवाल न उठे। तो नतीजों से पहले इस तरह की सियासत की शुरुआत हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के जो होने वाले विधायक हैं, यानी कि जिनकी अटकलें लगाई जा रही हैं, उनको 15-15 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा है। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। हमने अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा है, जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए, जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए हिडन कैमरा लगा के, और इसके पूरे साक्ष्य हम मीडिया के सामने, देश के सामने रखेंगे। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि सिर्फ आरोप लगाना भर काफी नहीं है, बल्कि किसे फोन किया जा रहा है ये भी सामने आना चाहिए। कौन से विधायक को फोन जा रहा है, अभी कोई पता है कौन विधायक होगा? टेक्निकली देखें तो भले तनख्वाह में वो लोग विधायक हों, अभी तो 1-2 दिन में असेंबली डिसॉल्व होगी, कल पता चलेगा कौन विधायक आया है। तो अगर किसी पार्टी को पैसा देना भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी नहीं देती, बिल्कुल देती है, हमारे विधायक भी खरीदे और पार्टी में भी गड़बड़ की है उन्होंने, लेकिन वो किसको फोन करेंगे पता तो चले। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने एग्जिट पोल को गलत ठहराया है। मुझे तो अब भी लगता है कि एग्जिट पोल गलत होंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमें 1 सीट दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। कुछ लोग तो अखिलेश को भी, डिम्पल को भी, सबको ही हरा रहे थे, लेकिन वहीं पता चला फिर इन लोगों। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह के आरोपों का खंडन किया है। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यासिर जिलानी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए। यासिर जिलानी साहब, बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है श्रीवास्तव जी। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। आपके साथ ही शुरुआत करेंगे कि ये अभी नतीजे आए नहीं, उसके पहले 15-15 करोड़ रुपए वुड बी MLAs को दिए जा रहे हैं ऑफर। और इस तरह का जो ऑपरेशन लोटस है, जैसे कि हमने बताया भी है कि ऑपरेशन लोटस कहकर 3 बार विधानसभा का विशेष सत्र बुला चुकी है आम आदमी पार्टी, लेकिन सबूत में कुछ नहीं दिखाया है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि हिट एंड रन की सियासत क्या एक बार फिर से शुरू हुई है? निखिल, चुनाव के समय में जो केजरीवाल साहब का जो यमुना जी में जहर वाला था आरोप, लगभग उसी से मिलता जुलता ये एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद ये आया है ये आरोप। 15 करोड़ का या 15 लाख का, पता नहीं। तो अब ये है, अभी जस्ट एक मीडिया में मैं देख रहा था, मीडिया की खबर थी कि जो नंबर अहलावत साहब दे रहे हैं कि मुझे इस नंबर से कॉल आया था, उस नंबर पे जब कॉल किया गया तो उस नंबर में जो जिसने भी फ़ोन उठाया उसने कहा कि अहलावत साहब का हमें ही 2 बार मिस कॉल पड़ा हुआ था, हमने उनको जवाब दिया था, हमने उसके बदले में कॉल किया था उनको, जिसको वो मान रहे हैं कुछ और बात कह रहे हैं। खैर, ये बात आम आदमी पार्टी की हुई। सवाल ये है कि आपको इधर लगातार आपने पूरे दिल्ली के इलेक्शन के दौर से लेके और कल के परसों के आप पोलिंग तक में आपने देखा होगा कि पूरी आम आदमी पार्टी की सियासत और उनका नेतृत्व जो है वो सीधे सीधे आरोप ही लगाती रही थी।
तो आप अगर 12 साल के राजनीति में, 12 साल के सत्ता में दिल्ली में रहने के बाद आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे, दिल्ली पुलिस पे, बीजेपी पे, तो सवाल है कि सिर्फ आरोप से आप कितनी देर अपने को बचा सकते हैं। तो इसका कम से कम एग्जिट पोल का जो भी आंकड़ा है वो एक तरह से खुलासा कर दिया है कि भाई आपके इन सब चीज़ों की, आपकी जो ये राजनीति रही है हिट एंड रन वाली राजनीति से, उसमें दिल्ली की जनता ने एक तरह से इसको नकारा है। और आप जब चाहते हैं कि हम ऐसे ही आरोप लगा के अरुण जेटली पे आरोप लगा दें, फिर माफ़ी मांग लें, फिर आप किसी पे आरोप लगा दें, आप पंजाब के एक मिनिस्टर पे आरोप लगा दें, फिर माफ़ी मांग लें, ऐसे आप करके अगर आप मीडिया में सुर्खियां बटोरेंगे तो आज जो एसीबी की जांच कम से कम एलजी साहब ने दिया है वो इस बात का पक्का एक यकीनी दिलाया है कि आपकी आरोप है और करप्शन के इतने बड़े चार्ज अगर आप लगाते हैं तो आप हल्के में मत लीजिए बॉस, इसकी जांच होगी और ये जांच की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ठीक है पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको देना है कि ये 7 लोग कौन है। इससे पहले भी 3 बार आप लोग विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, तब कहा था कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, उस दौरान भी नाम नहीं बताया कि कौन लेकर आया और कौन कौन विधायकों को ये ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, हमने जब भी ऐसी बात करी हमेशा बताया हमने। आपको याद होगा 2013 में शेर सिंह डागर ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया था, हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, किस तरह से उन्होंने मेरे विधायकों के साथ, हमारे विधायकों के साथ खरीद फरोख्त की कोशिश की थी, हमने उसको उजागर किया था। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं उजागर किया था। आज भी अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं। अभी विनोद जी ने खुद आपको सारी बात बताई। मुकेश अहलावत जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किया, उस नंबर को सार्वजनिक किया कि इस नंबर से फोन आया मुझे और 15 करोड़ रुपए का लालच दिया गया, मंत्री बनाने का लालच दिया गया और कहा गया कि आप छोड़ करके हमारे पास आ जाइए। तो पहली बात तो ये साफ हो गई कि हम जब जो भी आरोप लगा रहे हैं वो आरोप नहीं है, हम सबूतों के साथ आपको बता रहे हैं। दूसरी बात क्या है, एक्चुअली तो सबूत तो 7 लोगों की जिनकी बात कही जा रही है उनका नाम कहां? बिल्कुल सब लोगों ने अपने वीडियो बना के डाले। हमारे विधायक विनय मिश्रा, अंजना पार्षद, जो भी हमारे जिनके साथ ये कॉल हुई है वो बाकायदा सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने वीडियो डाल रहे हैं कि भैया हमको ऑफर किया गया और हमसे बातचीत हुई। तो ऐसा नहीं है, किसी का कोई छुपा नहीं है। और बाकी ब्रीफिंग अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे नेता संजय सिंह जी कर रहे हैं, वो और डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है कि हम सबूत नहीं देते। हमने तब भी दिया था, शेर सिंह डागर के समय भी स्टिंग ऑपरेशन का पूरा खुलासा किया था और आज भी हम सबूतों के साथ ही आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं है, दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी इन ये जो फर्जी एग्जिट पोल और ये सब, आप बताइए, स्पा और मसाज पार्लर चलाने वाली कंपनियां जो है उनका एग्जिट पोल है, इन पे क्या विश्वास करें? आपको याद होगा अभी लोकसभा चुनाव में यही एग्जिट पोल कंपनियां, इनके मालिक बैठ के टीवी चैनलों पे रो रहे थे, इनके एग्जिट पोल गलत हो गए थे। तो एग्जिट पोल से नहीं, हम दिल्ली की जनता का विश्वास हमारे साथ है, हमको मौका दिया और हम इस बार भी जीत रहे हैं। श्रीवास्तव जी, मैं बहुत खेद के साथ आपको रोक रहा हूं, आप बढ़िया बोल रहे थे जी। आप किसी प्रोफेशनल को आप इस तरह से स्पा चलाने वाले, मसाज पार्लर में काम करने वाले, हमारे पास सबूत है, सबूत है सर। आप लोगों को ये शोभा देता है, सबूत है सर हमारे पास। 2015 सबूत आपके जो भी हो, 2013 में विनोद जी आपको याद दिला दें, 2013 में हमको 4 सीटें दी थी, एग्जिट पोल में 4 सीटें दिया था, हमारे यहाँ 28, 2015 में हमको कम सीटें दी, आप लोग हमारे यहाँ 67। सिर्फ माहौल बनाते हैं स्टूडियो में भी, स्टूडियो के बाहर भी। आप सुनिए तो सही भाई विनोद जी, आप 15 साल से 20 साल से जो एग्जिट पोल पे काम कर रहे हैं, जो एजेंसियां काम कर रही है, आप उसको एकदम सीधे बता देते हैं कि मसाज पार्लर भी है। सुनिए, पोल करने वाले लोग चैनल पे बैठ के रो रहे थे कि आप लोगों चैनल पे बैठ के रो रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हमारा आंकड़ा ही गलत हो गया। अरे वो आदमी, कोई आदमी अगर प्रोफेशन में मसाज पार्लर है तो क्या वो गलत काम है? आप बताइए ना। कोई आदमी अगर स्पा चला रहा है तो गलत काम है? ये तो जर्नलिज्म का अपमान है ना, आप सीधे बात कर रहे हैं भाई। ये तो पत्रकारों का और पत्रकारिता का अपमान है। सुनिए, आप दोनों गलत कर रहे हैं, दोनों लोग सुन लीजिए, एकदम गलत कर रहे हैं। आप लोगों को संजय सिंह भी यही बोले थे, आप भी यही बोल रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं। दोनों लोग सुन लीजिए। पत्रकारिता के पेशे पे मत मानिए, आप मत मानिए, कल रिजल्ट आएंगे उसी हिसाब से पता चल जाएगा। नहीं मानिए, अरे कैसे आप कुछ भी कह दोगे उसको। करने वाले चैनल पे बैठ के रोते हैं रिजल्ट वाले। नहीं ठीक है, वो अगर रोएंगे, सुनिए अरे श्रीवास्तव जी सुनिए, श्रीवास्तव जी सुनिए, विनोद जी आप भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एग्जिट पोल पर हम बहस नहीं कर रहे हैं,
बहस जो है इन आरोपों पर है, और किसी के ऊपर भी कुछ भी कहने से पहले कि मसाज पार्लर चला रहे हैं, स्पा चला रहे हैं, डोंट टॉक लो अबाउट एनीवन। आप देखिए, समझिए इस बात को, या तो भाई आप लेकर के आए कोई रसीद पर्ची कि उनके यहां से मैं मसाज पार्लर करवा के आया हूं, तो अगर ऐसा नहीं है तो मत बोलिए, क्योंकि अभी हमारा वो विषय है नहीं, तो किसी को अननेसेसरी टारगेट करने। मेरी बात समझिए, ठीक है, नहीं आपकी बात हो सकती है सही, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जब एग्जिट पोल पर चर्चा ही नहीं है, जब चर्चा इस बात पर हो रही है, चलिए ठीक है, आप तो कंप्लीट कर ही लिया था, आपने कंप्लीट कर लिया था। अब मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, दोबारा आऊंगा आपके पास। यासिर जिलानी जी ये आरोप लगा रहे हैं कि कौन लोग हैं ये भी बता दिया है, और बीजेपी इस तरह के पहले भी ऑपरेशंस चलाती रही है, और चूंकि इनको विश्वास है आम आदमी पार्टी को ये जीत चुके हैं, इनको लगता है कि कल वो जीतेंगे, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके आप लोग पैसे दे रहे हैं, खरीद रहे हैं। देखिए, हताश है, निराश है, इनकी बॉडी लैंग्वेज आपको सामने से दिख रही है कि ये बौखलाए भी हुए, अस्तरहीन बातें कर रहे हैं, अस्तरहीन। यही बात संजय सिंह कर रहे हैं, यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और अभी से इन्होंने कल रिजल्ट आना है, उससे पहले पता नहीं कौन से विधायक हैं, कौन सा नंबर है। अब तो जांच है, और जांच जब होगी, जांच का आदेश हो चुका है, जांच हो रही है, एसीपी पहुंच चुके हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन्हें फिर माफी मांगनी पड़ेगी दिल्ली की जनता से और भारतीय जनता पार्टी से। इनका एक मुद्दा, जब से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की अनाउंसमेंट करी है, उस दिन से इन्होंने सिर्फ कंप्लेन करी है, कंप्लेन के अलावा कुछ नहीं किया। कोई सार्थक काम अगर इन्होंने 11 साल के अंदर किया होता तो आज कंप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। हर 15 मिनट के बाद मीडिया, सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल करते हैं झूठ बोलने के लिए, और अपने आप को विक्टिम बन जाते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब मेरे हाथ से सब कुछ निकल रहा है। और इनकी आदत तो रही नहीं, इन्होंने कभी विपक्ष तो देखा नहीं। अन्ना के आंदोलन में थे, अन्ना के आंदोलन को धोखा दिया खुद अन्ना अपने गुरु को, और ये सत्ता तक पहुंच गए। अब उन्हें लगता है कि जो विपक्ष का रोल है इन्हें निभाना पड़ेगा। इनकी तमाम जो रिसर्च की कंपनी जो इनके साथ खुद काम करती है, उन्होंने बता दिया है कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। ये इनकी बौखलाहट है। इनके तमाम जो मंत्री हैं वो चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, जिसके कारण ये अनर्गल बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और प्रवक्ता देख लीजिए किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप करिए प्रयोग। कल दिल्ली की जनता ने आपको यहां से इस आपदा को विदाई के लिए संकेत दे दिया है। कल इस वक्त तक तो आप चले जाएंगे। मुझे लगता है कि जगह पंजाब बची हुई है, शायद पंजाब की तरफ सारा उनका जो सामान है, ट्रक है, गाड़ियां हैं, अब वो उधर का रुख करेंगी और पंजाब की तरफ अरविंद केजरीवाल निकलने के मूड में हैं। ठीक है, कल दोपहर तक बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, पता चलेगा कि आखिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं अरे सुन तो, अरे महाराज मैं अरे सुनिए तो, मैं आप लीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ एक सवाल के साथ में। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, इतने अधीर मत होइए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं एक आपने जो मन में है उसका तो आप जवाब दीजिएगा ही। एक बात मुझे बताइए कि ये जो हिट एंड रन की जो सियासत है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सियासत का स्थायी भाव बन चुका है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि आरोप लगाकर और फिर पीछे से हट जाना, आरोप लगाकर भाग जाना। ये आम आदमी पार्टी की सियासत का एक नया तरीका है। चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे दूसरे नेता हो, अदालत में जाकर के तक अरविंद केजरीवाल माफी तक मांग चुके हैं। जब चीजें गलत हो जाती तो माफी मांग लेते हैं। तो क्यों ना माना जाए कि ये कल का जो रिजल्ट है, जिसके बारे में बीजेपी और दूसरे लोग दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, तो उससे पहले की ये तैयारियां हैं। मुझे एक सर सवाल है आपसे छोटा सा। आपके ठीक पीछे एक स्क्रीन चल रही है और उस स्क्रीन पे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट दिखा रहे हैं। बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 7 सीट की। जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए ये क्या है? मैं कंफर्म करता हूँ। वो दरअसल कल के तैयारी के लिए, उसमें जब एग्जैक्ट आएंगे ड्राई रन है तो उसमें सुनिए, उसमें ड्राई नहीं मिले, कौन जीता महाराज, वो ड्राई रन है। वो सुनिए, आप टेलीविजन के स्टूडियो सवाल पूछ रहे हैं, ड्राई रन है, उसमें कल वो डेटा भरे जाएंगे, कल वो डेटा भरे जाएंगे, उसकी वो दूसरी तैयारी
उसको लेकर के आप आशंकित मत होइए। इसीलिए वो स्क्रीन पर नहीं, वो दूसरे साइड में। विनोद जी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसमें उत्तरी दिल्ली में 5 सीटों में से 4 पे बीजेपी को दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, उसमें कई जगहों पर वो आप देखेंगे कि आपको भी दिखाया जाएंगे। तो कल आपके आने के लिए तैयारी करना तो काम होता है ना, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आपके पीछे जो चल रहा है वो कहीं पब्लिक में नहीं है। थोड़ा संशय था तो मैंने इसलिए वो एक अलग से काम हो रहा है, एक अलग स्टूडियो का, जो इस पे उसमें क्या डेटा जाएगा उसके लिए वो एक तैयारी के तौर पर भरा जाता है। मुझे ऐसा लगा कि सभी चैनलों में होता है वो ड्राइवर। चलिए कोई नहीं, उस बात को खत्म करते हैं। आपने क्लियर कर दिया, अच्छी बात है। मुझे संशय था तो मैंने नहीं, जब एग्जैक्ट डेटा जिस वक्त आएगा उस वक्त का वो अपडेट होता रहेगा। लेकिन उसमें है डेटा चल रहा है ना, कुछ ना कुछ डेटा भर के देखा जाएगा ना, कोई बात। इसलिए मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 27 साल से दिल्ली की जनता ने नकार रखा है, और वो इस बार भी उनको पूछने वाली नहीं है, उनको मौका देने वाली नहीं है, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता से जो हमने प्रॉमिस किया था हमने सब डिलीवर किया है, और आने वाले समय में जो प्रॉमिस किया वो भी करेंगे। प्रॉब्लम कहां है? हिंदुस्तान की नाक कट रही है विदेशों में। अमेरिका से हमारे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को बेड़ियों में जकड़ करके, उनके हाथ पैर बांध करके, और यहां पे उनका जो है सैनिक विमान ला करके छोड़ के जा रहा है। उन सब चीजों पे देश का अपमान हो रहा है, देश के लोगों का अपमान हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप को बुला करके अहमदाबाद, गुजरात में कहते हैं, सब लोग पूरे स्टेडियम को कहते हैं आप लोग खड़े हो जाइए और हाथ जोड़ के बोलिए नमस्ते ट्रंप। उसका ये सिला मिल रहा है हमको, उस पे किसी के चर नहीं। संजय सिंह जी हमारे संसदीय दल के नेता हैं, वैसे ये विषय नहीं है, संसद में सवाल उठाया है, इससे ध्यान भटकाने के लिए चूंकि विषय उठा दिया है। श्रीवास्तव जी, आपने अगर ये सवाल उठाया तो अब इसका जवाब सुनिए, ठीक है जी। और दूसरी बात है कि ये इस तरह से फेक न्यूज आप फैलाते हैं, ये हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर फेक न्यूज है। आप सुनिए तो पहली बात पहले सुन लीजिए, अब आपने सवाल उठाया तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। पूरे देश के सामने में संसद में कल माननीय हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सारी चीजें रखी थी। आपकी पार्टी का यही प्रॉब्लम है, आपके पंजाब से 35 लोग आए हैं और वो 35 लोगों ने आज क्या क्या अपने इंटरव्यू अलग अलग मीडिया से और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अगर आप लोग सुन लेंगे तो शर्म से अपना सर झुका लेंगे। आज पंजाब में सुनिए, पंजाब में जो ट्रैवलर एजेंसी है और वो जो एजेंट है, वो एजेंट 1-1 करोड़ रुपया लेके जो डंकी रूट से इनको भेज रहे हैं मैक्सिको और पनामा के जंगल से। क्या कभी आपकी सरकार वहां है, अब 2-2.5 साल की हो गई, क्या कभी उस ट्रैवलर एजेंट पे वहां की पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की? ये कुटीर उद्योग की तरह चल रहा है, ये कुटीर उद्योग की तरह चल रहा है। सरकार ये सुनिए, सरकार किसकी है? ये कुटीर उद्योग की तरह चल रहा है। समर्थन से, पुलिस के सहयोग से सरकार को देना चाहिए जवाब। एजेंट ने किस तरह का गंद मचा रखा है। और सुनिए, जब वो लोग वहां पहुंचते हैं, संसद में जब वो वहां पहुंचते हैं, सुनिए श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, जब लोग वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हमको एजाइलम चाहिए, हमको भारत सरकार ने परेशान कर रखा है। एक ऐसे लोग आए फपक कर रो रहे हैं। सुनिए विनोद जी सुनिए, फपक कर रो रहे हैं और कहते हैं कि भारत की बदनामी जाकर विदेशों में यही एजेंट और यही लोग वहां करा रहे हैं, और ये जो है ये पूरा एक कुटीर उद्योग की तरह खासतौर पर पंजाब में ये फल फूल रहा है। तो उसको तोड़ने की जरूरत है, इस पर सियासत मत करिए। और ये पहली बार नहीं है, अभी जो डेटा कल का दिया गया है वो पूरा दिया गया है कि कब से कब तक का ये डेटा आया। आप दूसरी बात पर लेकर के गए, आप एजाइलम पर लेकर के चले गए, हम तो लेकिन जो भटका रहे हैं मैं उस पे नहीं, भटकाने की कोई बात नहीं, भटकाने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसमें बताएं। और ये भी बता दें, और इसमें ये भी बता दें कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, पार्टी को कह रहा हूं, नहीं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, इवन शशि थरूर जैसे लोग हैं, उन्होंने भी माना है कि हर कंट्री का ये अधिकार है कि अगर कोई अवैध प्रवासी है तो वो भेजेगा, डिपोर्ट करेगा और आपको लेना पड़ेगा। ये कानून है, उस पर भी बात हो रही है, उस पर भी बात हो रही है। इसको कम से कम ही आता है। इस बार आपने देखा है, मीडिया ने इस बार दिखाया है, ये सन 2000 से चल रहा है। ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई, ऐसी ही हुई है, ऐसे ही हर बार आते हैं। पहली बार आपने पहली बार देखा, आपने पहली बार देखा। जो भी बैकग्राउंड हुए हैं उसका, चलिए विषय पर आ जाइए, विषय पर आ जाइए। अब मैं बताता हूं, आपने बताया नहीं, अब हो गया। आप सीधे ये देखिए, ये उनको पता है कि दिल्ली के बाद अब ये पूरा नजारा पंजाब ही जाने वाला है, इसलिए अब पंजाब का माहौल बना रहे हैं। श्रीवास्तव जी, कम से कम जब भी कोई इंटरनेशनल, सुनिए, इंटरनेशनल कोई ये हो, संबंधों पे चर्चा की बात हो, तो उसमें थोड़ी धैर्य रखनी चाहिए।
राहुल गांधी की तरह एक्सपर्ट मत बनिए। अरे सर, संसद में ही हल्ला मचा हुआ है, संसद में जवाब दिया गया, संसद में जवाब दिया गया। सवाल वो भी पूछ रहे हैं। अब हमारे मुद्दे पे आइए। सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं। आज जो संदीप दीक्षित कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, यासिर जी भी बताएंगे उसको। संदीप दीक्षित ने कहा कि भैया जब आपके पार्टी के कन्वीनर और सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि हम 55 सीट दिल्ली में जीत के आ रहे हैं, तो भैया तुमको 15 के बिकने पे इतना हंगामा क्यों लग रहा है? 55 तो तुम जीत रहे हो। तो अब अगर तुम्हारे वो विधायक जो जीतने वाले हैं कि नहीं है, वो उससे पहले तुम उसको विधायक मान लिया कि भैया वो विधायक बन चुके हैं और उनको खरीदा जा रहा है, तो बीजेपी अगर वहां उस पार में है ही नहीं, जब वो बीजेपी 55 के बाद आपका कितना बचता है, तो बीजेपी तुम्हारे 15 विधायक लेके करेंगे क्या? तो ये फजूल की बात। मैं जवाब देता हूं। आप जवाब दीजिए। अरे सर सुनिए, बात सुनिए। ये फजूल की बात आप इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों का सिर्फ एक रहता है मीडिया अटेंशन, और मीडिया अटेंशन के नाम पे अभी 2 दिन से, कल भी आपने देखा है कि एक एग्जिट पोल का, 2 एग्जिट पोल का कल भी उसका आंकड़ा आया है। हर एग्जिट पोल ये जो बता रहा है वो जनता की एक चीजों की सामने में रख रहा है उस आंकड़े को कि केजरीवाल के खिलाफ में ये जो बना है दिल्ली में माहौल, उसकी वजह क्या है। तो आपने बताया नहीं, तो आज एग्जिट पोल के आंकड़ा बता रहा है कि भाई आपके किसी भी, चाहे अगर आज अरविंद केजरीवाल के खुद की सीट हारने की बात हो रही है, जो यासिर जी कह रहे थे, वो भी एग्जिट पोल बता रहा है। विनोद जी, अब सुन लीजिए, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। अभी हार रही है, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। उसको लेके 15 विधायक को, अरे सर, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, चलिए सब हार रही है। मेरी बात सुन लीजिए। संदीप दीक्षित जी क्या कहेंगे? संदीप दीक्षित के खुद के विधायक गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए, अपनी सरकार बना ली, इनके जीते हुए विधायक। संदीप दीक्षित को पता नहीं है क्या? आपको भी ये बात मालूम है विनोद जी, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने में, सांसदों 3 बार हमारा एक सांसद पंजाब में सत्र चलाया। जब आप 67 और 62 सीट पर थे, तब आप कह रहे थे कि जी बीजेपी हमारे विधायकों को और तोड़ रहे, और एक भी नाम नहीं बताया, एक भी नाम नहीं बताया, मैं बता रहा हूं सर, एक भी नाम नहीं बताया। यासिर जिलानी के पास पार्टी का ये काम है। अरे सारा हिंदुस्तान जानता है। यासिर जिलानी के पास आते हैं। यासिर जिलानी जी, आप लोगों ने कहा है कि अगर ये हर बार हिट एंड रन नहीं चलेगा, इस बार अगर ऐसा करेंगे तो कार्रवाई होगी, क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, अभी तो हम जितने भी एग्जिट पोल आए उसका हमने सम्मान दिया। जो हमें बढ़त दिखा रहा है, जिन्होंने बढ़त नहीं भी दिखाया, हम उनका भी सम्मान करते हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता तय करती है, और दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार उनका मूड पहले से ही समझ में आ गया था कि वो आम आदमी पार्टी पे उनका विश्वास नहीं रह गया। इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं कि जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन इनके जो टेबल होते हैं उस पे भी इनके कार्यकर्ता नहीं दिखे हैं। ज्यादातर टेबल इनकी खाली रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो टेबल थी वहां पे लोगों ने लाइन लग के पर्चियां ली हैं, और पर्ची लेने के बाद वोट डाला है। तो एक उत्साह का माहौल था। और हमारे यहाँ तो जो फीडबैक मिलता है वो नीचे जो मंडल के लेवल पे जो बूथ पे बैठने वाले हमारे कार्यकर्ता है वहां से मिला है कि हम कैसे आप एक विश्वास करिए कि एक ओखला विधानसभा है जो मुस्लिम बाहुल है, वहां पे आपको इस बार चौंकाने वाली खबर मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव जीत रही है। ये एक बड़ा उलटफेर है दिल्ली के चुनाव में। ऐसी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है जिसको आज तक किसी ने आकलन ही नहीं किया है कि यहां भी हम जीत सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया जंगपुरा में चुनाव हार रहे हैं, अवध ओझा पड़पड़गंज में चुनाव हार रहे हैं। ये इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। रिजल्ट आ गया, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले रिजल्ट आ गया। रिजल्ट तो आपके पास भी आ गया। अभिषेक श्रीवास्तव जी, आप लोग भी देखिए, बता रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। जो विधायक हुए नहीं, थोड़ी कह रहे हैं हमारे विधायक, आप भी तो कह रहे हैं कि अरे पैसे किस बात की ऑफर कर रहे हैं? ऑफर तभी तो कि जीत जाएंगे, मतलब तभी तो हो रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी मान रही है इसलिए ऑफर कर रही है। ये तो आपके चैनल पे बैठ के खाली झूठ मूठ में कह रहे हैं कि हम यहाँ हार रहे हैं, वहाँ। चलिए विनोद जी, पता है हम जीत रहे हैं। ठीक है विनोद जी, आखिरी कमेंट्स। इस तरह की सियासत क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता भी देख रही है, हालांकि उसने वोट दे दिया? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगा आम आदमी पार्टी के से या बीजेपी से या किसी भी पार्टी से, इस मामले में बीजेपी से सीख लेनी चाहिए कि जनादेश का जो भी आता है नतीजा, उसको आप एक बार स्वीकार कीजिए। उसमें बड़प्पन है। आप हर बार, अब मैं देख लीजिएगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये आंकड़ा जो एग्जिट पोल का है
ये अगर 11-12 बजे तक रहेगा तो अरविंद केजरीवाल सीधे एक कंप्लेन लेके इलेक्शन कमीशन जाएंगे, क्योंकि कंप्लेन ही अगर आपने अपने पूरे राजनीति का आधार मान लिया है तो आप ये मान लीजिए कि कंप्लेन की चाहे आप एक किताब बना लें, जनता आप पे यकीन करने वाली नहीं तो विनोद जी, है। अगर कुछ गलत होगा तो कंप्लेन करना गलत बात है क्या? आप लोग सिर्फ जनादेश पे सवाल उठाते हैं, तो जनादेश अपना दायित्व को समझता है और वो समझ के ही आपको इस मुझे लगता है कि ठीक है आखिरी सवाल के साथ आप ही के साथ ये बताइए, कल जो अगर जो जनादेश आता है उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, अभी से बताइए। देखिए, हमने क्या कहा आपसे कि आपके साथ कोई हादसा नहीं, अगर हारेंगे तो नहीं मानेंगे, जीतेंगे तो मानेंगे, यही बता रहा हूं। पूछ रहा हूं, देखिए, हमारे साथ कोई हादसा होता है, दुर्घटना होती, तभी हम जाते हैं अस्पताल, हमारे साथ चीना झपटी होती है, हमारा बैग चोरी हो जाता है तो हम थाने जाते हैं ना। तो अगर हादसा होगा तो हम जाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, उसमें क्या बात है? जनता आपको हरा रही है, नहीं हरा रही है, हादसा क्या आपका आकलन गलत है विनोद जी, कल हम फिर बैठेंगे, आपका आकलन गलत है, बहुत अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन ये जो आपने कहा उसके निहितार्थ अगर निकाले जाएं तो ये है कि हादसा यानी हार, तो अगर आप हार गए तो आप जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि थाने हम तभी जाते हैं ना जब हमारे साथ कोई दिक्कत होती है, वरना थाने कौन जाता है? जनता की अदालत में, पुलिस में कौन जाता है भाई? भाई हमारी जेब कट जाएगी तो भी तो हम पुलिस में जाएंगे, अगर नहीं कटेगी तो कौन जाता है? शौकिया तो कोई नहीं जाता। अगर कुछ गलत होगा तो हम कंप्लेन करेंगे। जनता की अदालत में है तो ग्रेस रखिए, बिल्कुल ग्रेस है, हमें जनता पे पूरा भरोसा है, दिल्ली की जनता ने हमें बहुमत दिया है, उसके लिए हम दिल्ली की जनता का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, हम तो कह रहे हैं, और कल आपके साथ यही बैठेंगे, फिर दोबारा से धन्यवाद। उम्मीद यही है कि अगर जल्दी की जनता हरा देगी तो भी आभार प्रकट करिएगा, क्योंकि राजनीतिक दल है, सर झुका करके जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, चाहे हार हो या जीत हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, यासिर जिलानी जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका और विनोद जी आपका। और इसके बाद जिस डंकी रूट की बात कर रहे थे अभी हमारे मेहमान आम आदमी पार्टी से, उस डंकी रूट पर हंगामा क्यों है बरपा और कबूतरबाजों की खैर नहीं है, क्या कुछ ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, ये हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से इस पर पूरी कार्रवाई हुई है और आगे कार्रवाई करने की तैयारी है, इस पर हम आपको जानकारी देंगे और अपने जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पर चल क्या रहा है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। का स्वागत है। और अब बात हो गई डंकी रूट पर हंगामा, कबूतरबाजों की खैर नहीं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उसका परिणाम अवैध प्रवासियों की वापसी के तौर पर देखा जा और इसी कड़ी में बुधवार को 104 भारतीयों को निर्वासित कर भारत भेजा गया। ट्रंप सरकार द्वारा डंकी रूट से अमेरिका में घुसे भारतीयों की भेजी गई ये पहली खेप है। इसमें हरियाणा और गुजरात से 33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3 और चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल हैं। अमेरिका सरकार का कहना है कि ऐसे कई और अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्वासित किया जाएगा, यानी ये जो प्रक्रिया है ये जारी रहेगी। लेकिन अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों पर बवाल मचा हुआ है। बवाल डिपोर्ट किए जाने पर नहीं बल्कि उनके तरीकों पर ज्यादा है। कहा जा रहा है कि हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियों में लाया गया। विपक्ष इसे लेकर आवाज उठा रहा है। संसद में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। अमेरिका से डिपोर्ट होकर घर वापस लौटे कई लोगों ने अपनी दर्द भरी कहानियां बयां की। उन्होंने एजेंट्स और माफियाओं के टॉर्चर की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि महीनों तक उन्हें किस किस तरह से और किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ा। अपनी दास्तां सुनाते हुए कई लोग फपक कर रो पड़े। डिपोर्ट होकर भारत वापस लौटे लोगों ने बताया कि कैसे एजेंट्स ने उनसे पैसे खाए, भरोसा तोड़ा, माफियाओं के हवाले कर उनकी जान पर भी बनाई थी, उनकी जान से खेला गया। जो तरीका भारत डिपोर्ट किए गए लोगों ने बताया वो डरावना है, यानी कि मोडस ऑपरेंडी। डंकी मारकर अमेरिका पहुंचते ही ये लोग भारत में अपनी जान को खतरा बताकर एसाइलम मांगते हैं। कहते हैं कि हमको शरणार्थी बना लीजिए, भारत में हमको खतरा है।
ये सब लोग विदेश में भारत और भारत सरकार को बदनाम करते हैं कि भारत में मेरी जान को खतरा है। ये कहना है जो डिपोर्ट करके लाए गए लोग हैं, ये उनकी जुबानी हम बता रहे हैं। भारत सरकार हमको प्रताड़ित करती है, हमको शरण दे दीजिए, ये बात जो डिपोर्ट करके लाए गए हैं लोग, उनकी जुबानी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को सचेत रहने की जरूरत है कि लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ही विदेश जाएं। विदेश मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासियों को वापस लेना हर देश का दायित्व है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में अवैध रूप से रह रहा है और रहता हुआ पाया जाता है तो उसे वापस लेना सभी देशों का दायित्व है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। इस दौरान उन्होंने उन कबूतरबाजों को भी खबरदार किया है जिनकी वजह से हमारे अपनों के हाथों में हथकड़ियां लगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन एजेंट्स को चिताया है जिन्होंने मोटा पैसा कमाने के लिए लोगों को डंकी रूट के चक्रव्यूह में ढकेला। जयशंकर ने कहा है कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए सभी लोगों के साथ बैठिए, उनसे बात की जाए और पता लगाया जाए कि आखिर अमेरिका ये लोग कैसे गए, उन्हें किन एजेंट्स ने भेजा और कौन थे ये लोग, कहां जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए और नए सिरे से काम कर रही है। सबसे विशेष बात है कि इसमें केवल एस जयशंकर ने ही ऐसा नहीं कहा, बल्कि जो कांग्रेस के लोग हैं उसमें जो विदेश मामलों के जानकार शशि थरूर, उन्होंने भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब हमारे लोगों को निर्वासित किया गया है। ये सिर्फ इतना है कि मीडिया अचानक से इस कहानी से जाग गया है क्योंकि ट्रंप ने लोगों की अपेक्षा से थोड़ा तेजी से ऐसा कर दिया। थरूर का कहना है कि अगर आप अवैध रूप से अमेरिकी हैं तो अमेरिका में आपको निर्वासित करने का अधिकार है। अगर आप एक भारतीय के रूप में पहचान आपकी पुष्ट हो जाती है तो भारत का दायित्व है कि वो आपको स्वीकार करे। इसलिए दोनों मामलों में वास्तव में बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। अब जो लोग निर्वासित करके भारत लाए गए हैं उनमें से कुछ लोगों से बातचीत की है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये लोग। यो एजेंट के चक्कर में आ गया। एजेंट बोले मैं तेरे को जल्दी पहुंचा दूंगा और मेरे पे लड़के ने ज़्यादा प्रेशर पा दिया कि मैं जाना चाहता हूँ। एजेंट ने उसको ज़्यादा वो कर दिया था, गुमराह कर दिया था और बोला जी 1 महीने के अंदर जो है ना तेरे को वहाँ पर पहुँचा देंगे। जैसे भेज रहा है, बच्चे भर भर के भेज रहा है, कोई 40-40 50 लाख रुपये 60 लाख रुपये, मारा लेके 65 लाख रुपये तो एजेंट ने लिए हैं और 5-6 लाख रुपये सर मैंने दिए। 1.5 किला इसके नाम आता था और 1 किला मैंने अपना रला के बेच के 2.5 किले तो इसको भेजा है जी। तो कहना मतलब हमारी ज़मीन भी चली गई और बच्चा भी एक किस्म बहुत डाउन है बच्चा। एजेंटा ने बड़े भरोसे नाल खड़िया कि तुहानूं 1 नंबर 'च खड़ांगे USA, पर साडे नाल बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया। मेरे नाल बहुत सारियां आसां ते उम्मीदां लैके गए सी, बहुत सारा समा बर्बाद किया, बहुत सारा पैसा बर्बाद किया, पर उन्होंने उधरली सरकार ने भी मतलब कि बहुत माड़ा किया। साडे नाल ही नहीं, जिन्ने भी उन्हें वापस भेज रहे हैं सारियां दे नाल ही। बस कुछ नहीं, वही बात है, कर्जे में डूबे हैं सर। कहीं से यहाँ से किला बेच दिया, यहाँ से कहीं से आसपास से उठा लिया, रिश्तेदारों से पैसा उठा लिया, वो पैसा उठा के ब्याज पे उठा के वो 40-45 लाख के करीब था टोटल। अमेरिका भाई डोंकी रूट से गया था, पैसे कमाने के लिए गया था। यहाँ तो अपना कोई रोजगार नहीं है, सरकार अपने को उस नौकरी नहीं दी, तो इस चक्कर में गए थे अमेरिका। तो कल जब संसद में मुद्दा उठा तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अवैध रूप से विदेशों में ले जाए जाने वाले जो एजेंट्स इन लोगों को लेकर जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। Engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सहयोगी आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, पहले सबसे तो ये बताइए कि किस तरह से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर सामने आया है
कि जरूर इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई इन लोगों को हथकड़ियों में लेकर के आया गया, लेकिन जो विदेश नीति है और जो विदेश के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो तो चलेंगे, लेकिन जो कबूतरबाज हैं उन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है और ये राज्य सरकार का दायित्व है। जी निखिल, ये जो जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन जो हो रही थी, ये कोई पहली बार नहीं हो रही थी, और जिस तरीके से डिपोर्ट हो रहे थे बहुत अच्छे से पंजाब के लोग, क्योंकि आप जानते होंगे कि इस रीजन से जो है हर दूसरे घर से जो लोग हैं सेटल्ड हैं, अब्रॉड है, कनाडा, अमेरिका और बहुत सारी जगहों पर सेटल्ड है। तो इस तरीके की ये जो कार्रवाई है ये पहले भी जल्दी आई है। मैं आपको बताना चाहूंगी पिछले साल नवंबर में एमई के साथ मिलकर पंजाब सरकार ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें कुछ 38 ऐसे इलीगल जो इमिग्रेशन करते हैं एजेंट्स, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और इसके साथ साथ जो है हरियाणा और पंजाब दोनों ही जो है कार्रवाई समय समय पे करते आए हैं, पर इतनी ज्यादा डिमांड है, अगर देखा जाए तो इतना डिमांड है, ये डंकी रूट का भी इतना डिमांड है, इतना लोगों के अंदर जाने का जो है फॉर द ग्रीनर पास्चर्स, क्योंकि यहाँ पर उनके पास कहीं ना कहीं जो है नशे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूथ के साथ पंजाब में, और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ देखते हुए उनको लगता है कि अगर कुछ पैसे, कुछ जमीन बेच के, क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो हैं अपने किसी ना किसी ने अपनी जमीनें, ठीक है आकांक्षा, आपको लगता है कि ये वक्त आ गया है कि अब एक अभियान चलाकर एक ड्राइव चलाया जाए ऐसे जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ और लोगों को भी जागरूक किया जाए इसको लेके? जी निखिल, ड्राइव तो चल रहा था, मुझे लगता है इसको बहुत एक्सटेंसिव करने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब के हर दूसरे घर से जो है बच्चा बाहर जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये अभी से नहीं, ये सालों साल से चलता आ रहा है। तो सरकार को इसके ऊपर एक कड़ा रुख ले लेना चाहिए था पहले से ही कि ये इस तरीके से डंकी रूट से, हमने पहली बार नहीं सुना है कि लोग जो है मर रहे हैं। हाँ। डंकी रूट से जाते हुए बहुत सारी वारदात हुई है। तो जी, इस पर एक पूरी फिल्म बनी हुई है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और जैसा कि आपने कहा कि जो ड्राइव चल रहा है उसको और एक्सटेंसिव बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आकांक्षा। आज मेरे पास समय बस इतना ही है, फिलहाल इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।